सॉरी, फिर आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। अजय अपने सीने में सिर छुपाए आरोही को देखते हुए बोला। आरोही उसके सीने से अपना चेहरा निकाली और थोड़ा सा नाराज होते हुए बोली, या तो इजहार किया कीजिए या सॉरी फील किया कीजिए। ये इजहार करने के बाद आपका सॉरी कहना मुझे पसंद नहीं और अनकंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। वो थोड़ा सा आरोही झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। अजय आरोही के इस नए अंदाज को देखकर मुस्कुरा उठा। क्या थोड़ा सा? उसने शरारत भरे लहजे से कहा। कुछ नहीं, सो जाइए अजय जी, सुबह के 4 बज रहे हैं। आज आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने भी आपको जगा दिया। अब आप आराम कर लीजिए। आरोही उससे दूर होकर बिस्तर से उतरते हुए बोली। जैसे ही आरोही आगे बढ़ी, अजय ने उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उसके लंबे बाल जो जूड़े में बंधे हुए थे, अजय के खींचने से खुलकर उसके चेहरे पर बिखर गए और वह अजय की गोद में आ गिरी। अजय ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे लगाया और अपनी दोनों बाजुएं उसके कमर के आसपास लपेटते हुए बोला, आज रुक जाइए ना मेरे पास। अभी तो मुझे कितना कुछ कहना है, कितना कुछ सुनना है। आरोही उसकी गोद में बैठी उसके चेहरे को देखने लगी। अजय ने शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। आई लव यू आरोही, आई लव अलॉट। काश प्यार नापने का कोई पैरामीटर होता तो मैं बता पाता आपको कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। जब जब आप मेरे सामने होती हैं तो क्या महसूस करता हूँ। आपका नाम सुनकर ही मेरी धड़कनें किस तरह धड़कती हैं। जब जब अपने एहसास आपके सामने कहना चाहता हूँ, शब्द नहीं मिलते। पर सच कह रहा हूँ, रोज थोड़े से थोड़ा ज़्यादा प्यार हो जाता है मुझे। रोज आप नई लगती हैं। हर दिन ऐसा लगता है आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ और देखता ही रहूँ। हर बार आप मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। कैसे बताऊँ? बताइए ना आरोही, आप ही बता दीजिए। किस तरह बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अजय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी आवाज की तड़प बता रही थी कि वह सच में अपने प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें सब कुछ बता जाती हैं। आपका प्यार नजर आता है इन आंखों में। मैंने हर पल महसूस किया है आपका प्यार। मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। और अब वही प्यार मैं भी आपके लिए महसूस करती हूँ। आरोही उसके सर से सर जोड़ते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कशिश भरी आवाज में बोली। दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब था और आंखों में नमी थी। नजरों से नजरें उलझी हुई थी। जब आरोही ने अपना चेहरा और करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरोही से इस पहल से अजय की आंखें सुकून से बंद हो गईं और आंखों में ठहरी नमी आंसू बनकर बह गए। अजय ने हौले से उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से सटा लिया और आरोही ने उसकी गर्दन पर अपनी हथेली फंसा ली। लबों से लबों की तकरार जारी थी जब अजय ने उसे उसी तरह संभाल कर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसकी तरफ झुक गया। धड़कनों ने बेतहाशा शोर करना शुरू कर दिया जब अजय ने उसके लबों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं वो आप मैं आप चाहें तो कमरे में जा सकती है। आरोही ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, मुझे भरोसा है आप पर अजय जी। मैं तैयार हूँ पूरी तरह आपकी पत्नी बनने के लिए, खुद पर सारे अधिकार देने के लिए, आपकी हो जाने के लिए। अजय ने कमरे में जल रही नाइट लैंप को बंद किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दो बेतासा धड़कते दिल अब एक लय में चल रहे थे। आंखों में आंसू थे तो होठों पर मुस्कान थी। एक दूसरे की हथेलियों में फंसी हथेलियां आपस में कस गईं। सिसकी और राहों के शोर में चादर से लिपटे दो बदन एक हो गए। खिड़की से आती चांद की रोशनी में आज अजय का इश्क कबूल हो गया था तो आरोही को एक सच्चा हमसफर मिल गया था। आपको एक बात बताऊं आरोही, अजय ने अपने सीने पर सर रखकर बैठी आरोही से कहा। दोनों अपने प्यार भरे एहसासों को जीकर एक चादर में एक दूसरे की बाहों में थे। हाँ कहिए ना। आरोही, जो उसके सीने पर सर रखकर अपनी उंगलियां उसके सीने पर चला रही थी, उसकी आंखों में देखते हुए बोली। जब मैंने आपको दुल्हन के लिबास में पहली बार देखा तभी आप मेरे दिल में आ गईं। ना जाने उन झुकी हुई पलकों में क्या था
जो दिल ने एक बार आपके चेहरे को देखा, उसके बाद आपके अलावा किसी पर नहीं रुका। शुरू शुरू में खुद पर बहुत नाराज़गी होती कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। हर पल अपने गलत होने का एहसास होता। आपको पता है, मैंने आपके चेहरे को सिर्फ अखिल भैया से जिस दिन आपकी शादी हुई थी, उस दिन देखा था। उसके बाद कई महीने तक मैं आपके चेहरे को नहीं देखता, ताकि मैं आपको भूल जाऊं। बहुत कोशिश करता कि आपके बारे में ना सोचूं। इस चक्कर में 2 गर्लफ्रेंड भी बनाई थी। अजय ने यह बताया तो आरोही उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अजय मुस्कुराते हुए उसे देखा। सच कह रहा हूँ, पर मैं उनके हाथ को भी नहीं पकड़ पाता था। हर पल ऐसा लगता कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। फिर आप इस दिल में इस तरह बसी थी कि आपका ख्याल एक पल के लिए भी मेरे दिल से और मेरे दिमाग से नहीं जाता था। आपसे दूर रहने के लिए आपकी शादी के बाद कभी नाना जी के घर नहीं गया। नाना नानी की 50वीं सालगिरह पर भी मम्मी के कसम देने पर सिर्फ 2 घंटे के लिए गया था। तब आपको देखा था एक बार फिर। और सच कह रहा हूँ, उस दिन फिर आपसे प्यार हो गया, वो भी पहले से ज्यादा। जब भी कोई अपने स्टेटस में आपकी फोटो लगाता, मैं आपकी सारी पिक्चर अपने लैपटॉप पर सेव कर लेता। ना जाने क्यों आपकी मुस्कुराहट देखकर सुकून मिलता था। आपकी मुस्कुराहट के सिवा कभी किसी चीज पर नजर गई ही नहीं। शायद आपकी आंखों को देखता तो सब कुछ समझ जाता, पर आपकी मुस्कान के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जिस दिन अखिल भैया की मौत हुई, ऐसा लगा सब खत्म हो गया। उस खबर के बाद कई दिनों तक जहन में सिर्फ आपकी मुस्कान रहती। सच कह रहा हूँ आरोही, कभी भी मैंने आपको अपने लिए नहीं मांगा था। मुझे बस आपके होठों की मुस्कान चाहिए थी। वही मेरे लिए सुकून था। जब जब मेरा मन बेचैन होता, तब तब मैं आपकी तस्वीर देख लेता। आपका और बेटू का हंसता हुआ चेहरा मेरा पूरा दिन बना जाती। जिस दिन बीबी आपके जीवन में आई, वह दिन मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल था। मुझे आज भी वह समय याद है जिस वक्त मुझे मम्मी ने बताया कि आपको बेटी हुई है। आपको शाम के 4 बजे बीवी हुई थी ना, है ना? अजय ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। आरोही आश्चर्य से अजय की तरफ देख रही थी। मेरा उस समय इंटर्नशिप चल रहा था। मैं जब शाम को कॉलेज से आया तब मम्मी ने मुझे बताया। मेरी घड़ी में उस समय 6:18 हुआ था। मैंने मम्मी को तो नहीं बताया, पर चाय पीने के बाद मैं सीधा मंदिर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पापा बन गया। आपको 2 बार मिसकैरेज को सुन मन्नत मांगी थी कि इस बार सब कुछ ठीक रहे और आपके जीवन में यह खुशी भी आ जाए, तो सबसे पहले उनके द्वार जाकर माथा टेकूंगा। उस रात खुशी तो बहुत थी, पर खुद पर गुस्सा भी बहुत आया था कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं आपकी कोई भी तस्वीर अकेले नहीं रखता था। जानबूझकर हमेशा वही तस्वीर रखता जिसमें अखिल भाई आपके साथ होते। फिर भी न जाने क्यों मुझे कभी भी कोई चिड़िया जलन महसूस नहीं होती। बस आप खुश थी और यही मेरे लिए सब कुछ था। जिस दिन आपसे शादी की, उस दिन भी खुद पर नाराज हुआ था, क्योंकि आपसे जबरदस्ती कर रहा था। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपसे कभी जबरदस्ती करूंगा, पर उस दिन मजबूर था। जब से वहां गया था, आपके होठों पर एक बार भी मुस्कान नहीं देखी थी, जो मेरा सुकून है। वहां जाने के 2 घंटे के अंदर ही यह फैसला ले लिया था कि मुझे यह मुस्कान वापस लाना है। मुझे मेरा सुकून वापस लाना है। मैंने आपसे शादी आपके लिए नहीं कि यह शादी मेरे लिए था। अगर आपके होठों पर मुस्कान नहीं आती, तो मैं कभी सुकून से नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी बेचैन रहता। अजय यह बताते हुए अपने सीने पर रखे उसकी हथेली को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। क्यों करते हैं आप इतना प्यार? मत कीजिए। मुझे डर लगने लगा है, अगर मैं आपका प्यार लौटा ना पाऊं तो। मुझे तो सब कुछ मिल गया आरोही, आपकी और बेटू दोनों की मुस्कान। मैं तो सिर्फ आपके होठों की मुस्कान चाहता था, पर भगवान ने मुझे आपको भी दे दिया। जब आपको मैंने अपने जीवन में शामिल किया, तब लगा कि भगवान जी शुरू से इशारा कर रहे थे कि आपका और मेरा साथ है। इसलिए तो मुझे आपसे प्यार हुआ, पर मैं ही समझ नहीं पाया। अजय यह कहकर खामोश हो उसके चेहरे को देखने लगा। अजय जी, आरोही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू। हो सकता है आपके जितना प्यार ना कर पाऊं, पर आपके बिना एक पल नहीं रहना। आप जिंदगी बन गए हैं मेरी। थैंक यू आरोही। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपका प्यार मिलेगा,
और आज आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब खुद को तैयार रखिए मेरी शरारतों के लिए। अब तो आपने मुझे हक दे दिया। मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ आपको परेशान कर सकता हूँ, है ना? अजय शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। अब हटिए अजय जी, सुबह हो गई, मुझे उठने दीजिए। आपको ऑफिस नहीं जाना तो क्या हुआ? लाडो को तो स्कूल जाना है। आरोही उसकी शरारत भरी आंखें देख बिस्तर से खुद को चादर से कवर करते हुए उतरते हुए बोली। अच्छा सुनिए ना, आप आज रात भी मेरे साथ सोएंगी ना? अजय जानबूझकर उसे छेड़ते हुए उसकी कलाई पकड़कर बोला। आरोही उसकी तरफ पीट के पहले तो मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ चेहरा कर गुस्से में उसे देखने लगी। सॉरी, वो मैं। अजय उसकी गुस्से से भरी नजर देखकर हड़बड़ा गया और अपनी जगह पर बैठते हुए बोला। आप अब भी इसी कमरे में सोएंगे? आरोही से घूरते हुए बोली। हाँ हाँ ना, नहीं मतलब। अजय कुछ कह नहीं पाया। मतलब कुछ नहीं। आरोही अपना पैर पटकते हुए वहां से दूसरे कमरे में चली गई। अजय उसके जाने के बाद कुछ सोचा, फिर उसे आरोही की बात समझ आई। ओह सेठ, मैं भी ना पूरा पागल हूँ। अजय आरोही की बात को समझते हुए मुस्कुरा दिया। पापा मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो मैं आपके साथ घर पर रहूंगी। बीबी अजय की गोद में बैठते हुए नाश्ता करते हुए बोली। ठीक है फिर मत जाओ। पर फिर मैंने जो संडे घूमने जाने का प्लान किया है उसे कैंसिल कर देते हैं। अजय अपने कंधे उचकाते हुए बोला। हाँ सच्ची पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बीबी एक्साइटेड होते हुए बोली। बीबी के नानू के घर। अजय ने बीबी की नाक से नाक टकराते हुए कहा। सच्ची पापा, मेरे भी नानू है, जैसे आपके नानू है? बीबी उनके गले में अपने हाथ फंसाए हुए पूछी। हाँ बिट्टू, सिर्फ नानू और नानी माँ नहीं, आपकी तो थ्री थ्री मौसी माँ भी हैं। हम उनसे भी मिलेंगे। बीबी चलो बेटा, गाड़ी का टाइम हो गया है, अपने शूज पहनो। आरोही रसोई से उसके टिफिन बोतल लाती हुई बोली। ओके, इट्स स्कूल टाइम। चलो मैं तुम्हारी गाड़ी के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर आज शाम हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके बच्चा? अजय उसे गोद में लेकर अपनी जगह से उठते हुए बोला। ओके पापा, एंड आई लव यू पापा। बीबी अजय के गाल पर चूमते हुए बोली। आई लव यू मेरा बच्चा। आप भी जानती है ना मम, भाई की तबीयत क्यों खराब हुई थी? आप लोग मान क्यों नहीं जाते? बीते 5 महीनों से भाई आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुषी डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने मम्मी पापा से बोली। तो हमने उसे नहीं कहा कि वह हमें मनाए, और हमें अपने बेटे से कोई परेशानी नहीं है। वह कभी भी यहाँ आकर रह सकता है, अजय के पापा अविनाश ने कहा। पर आप भी जानते हैं पापा, भाई भाभी को छोड़कर नहीं आएंगे, तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं, उसकी मम्मी नंदी ने कहा। आखिर क्यों मतलब होगा मम्मी? क्या कमी रखा है अजय भाई ने आप लोगों के लिए? आप लोगों की सारी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, चाहे यहाँ के खर्चे हों, या आप लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाना हो, या आप लोगों से जुड़ी और कोई बात हो। हर बात में आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। सिर्फ घर से अलग हुए हैं, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। और आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें सजा दे रहे हैं, तड़पा रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों के बिना उनकी खुशियां अधूरी हैं। हम उसे किसी हाल में नहीं अपनाएंगे आयुषी। अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे उस लड़की को छोड़ना ही होगा। नंदी ने आयुषी को चिल्लाते हुए कहा। आयुषी गुस्से से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। नन्ही शांत हो जाइए, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अजय हमारे बिना नहीं रह सकता। वह आज नहीं तो कल हमारे पास लौट आएगा। अविनाश ने नंदिनी को पानी का गिलास थमाते हुए कहा। उसे वापस आना ही होगा अविनाश जी, मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगी। अब बस बहुत हो गया, अब आर या प्यार। मुझे उस लड़की से बात करनी होगी। नन्ही को सोचते हुए गुस्से से बोली। आयुषी जो अपने कमरे से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी, वह अपनी मम्मी की बातों को सुन और उसके चेहरे को देखकर गहरी सोच में डूब गई। कुछ ऐसा मत करना नन्ही कि अजय हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तुम अजय को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वह अपने फैसले में अटल रहता है। वह इतने दिनों से अपनी मर्जी से यहाँ आ रहा है। फिर मैंने अजय को जितना ऑब्जर्व किया है, अगर हमने आरोही को उससे दूर करने की कोशिश की तो वह शायद हमसे रिश्ता ही ना रखे। अविनाश ने कुछ सोचते हुए नन्ही को समझाया। अब तो कुछ ऐसा सोचना है अविनाश जी, कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी सही सलामत रहे। नन्ही अभी भी कुछ सोच रही थी और कह रही थी।
जो भी करो पर याद रखना हमारा अजय हमसे दूर नहीं होना चाहिए। अविनाश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। आयुषी घर से बाहर तो आ गई थी पर उसे अपनी मम्मी की बात खटक रही थी। कुछ तो सोच रही है मम्मी, पर क्या? जिस तरह से आज उनका चेहरा था और वह कह रही थी, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। भाई से बात करूं क्या? नहीं, अभी नहीं। कल ही तो भाई को चक्कर आ गया था। अगर अभी उनको बताया तो वे और परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? आयुषी सोचते हुए गाड़ी चला रही थी। तभी उसकी गाड़ी जाकर एक कार से टकराया। जैसे ही कार में बैठा हुआ शख्स कार से बाहर झांका, आयुषी ने उसे देखकर कस के अपनी आंखें मीच लीं। ओह मिस आयुषी, हाउ कैन आई फॉरगेट इट। अगर मेरी गाड़ी को ठोकर लगी है इसका मतलब है कि पीछे आप ही हैं। उस शख्स ने सामने आकर तिरछी स्माइल के साथ कहा। सॉरी सर। आयुषी अपना चेहरा नीचे कर बोली। अभी तुम हॉस्पिटल में हो? सामने वाले ने पूछा। आयुषी ने नाम में अपना सिर हिलाया। यहाँ पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। एक बार फिर उसने पूछा। आयुषी ने फिर नाम में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें बूढ़ा अंकल लगता हूँ? उसने फिर पूछा। आयुषी ने जल्दी जल्दी नाम में सिर हिलाया। क्या तुम गूंगी हो? उस शख्स की नजरें अभी भी आयुषी पर ही टिकी हुई थी और आयुषी का चेहरा झुका हुआ। उस शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आया और वह गुस्से से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला। कहो आयुषी, क्या तुम गूंगी हो? बात क्यों नहीं करती? डैम इट, अजय की शादी को 5 महीने हो गए हैं। तुमने उसके बाद मुझसे कभी बात नहीं की। प्रॉब्लम क्या है ये भी नहीं बताती। कैसे समझूं यार, मुझसे गलती क्या हुई? बोलो आयुषी, कुछ तो बोलो। वह शख्स उसके बाजू को पकड़ उसे झकझोरते हुए बोला और उसकी आंखों में गुस्से की जगह नमी आ गई। प्लीज टेल मी, माई फॉल्ट, प्लीज यार, टॉक टू मी, डैम इट, उसने एक बार फिर चीख कर कहा और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। आयुषी, जो सर झुकाए हुए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। उस शख्स के गले लगाते ही आयुषी के हाथ उसकी पीठ पर कस गए। आई एम सॉरी प्रतीक, आई एम सॉरी। आयुषी ने रोते हुए उस पर अपनी बाजुएं कस दी। यू इडियट, 5 महीने बाद गले लग रही हो और माफी मांग रही हो। इस बार तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। बहुत सताने लगी हो मुझे। प्रतीक की भी आंखों से आंसू बह गए। बस कुछ देर वे लोग एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर प्रतीक ने धीरे से कहा, कहीं चलकर बैठे प्लीज। आयुषी ने हाँ में अपना सर हिलाया। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? काफी हाउस में काफी पीते हुए प्रतीक ने आयुषी को देखकर पूछा। आयुषी प्रश्न भरी नजरों से उसे देखने लगी। तुम्हारी मेरी गाड़ी से टक्कर तभी होती है जब तुम किसी टेंशन में रहती हो। अब बताओगी क्या हुआ है? आयुषी ने नामे अपना सिर हिलाया। तुम शेयर नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे नज़रअंदाज करने का कारण क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो प्लीज़, पर इस तरह मुझसे मुंह मत फेरो। नहीं रह सकता यार तुम्हारे बिना। 5 महीने से सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई कि तुम इस तरह अचानक मुझसे बात करना छोड़ दी। प्लीज आयुषी, मेरी गलती तो बता दो। आपकी कोई गलती नहीं है प्रतीक, गलती तो मेरी है। मैंने प्यार करने की गलती कर दी। प्रतीक उसके चेहरे को देखने लगा। मम्मी पापा भाभी को अपनाना ही नहीं चाहते, जबकि भाई, आप तो जानते हो मैंने आपको सब कुछ बताया है। यहाँ तक कि जब मुझे ये बात पता चली कि भाई भाभी को प्यार करते हैं, मैंने आपको बताया था। भाई को इतने इंतजार के बाद उनका प्यार मिला, पर जैसे ही उनकी जिंदगी में उनका प्यार आया, मम्मी पापा ने उनका साथ छोड़ दिया। भाई तड़प रहे हैं पर कह नहीं पाते। उनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट भाभी और बीवी हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट मम्मी और पापा भी हैं। पर पापा मम्मी मानना ही नहीं चाहते। ऐसे में अगर उन्हें मैं हमारे बारे में बताती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह हमारा रिश्ता भी एक्सेप्ट करें। वैसे भी हमारे बारे में अजय भाई मम्मी पापा से बात करने वाले थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात कर सकूं। प्यार करने की हिम्मत है? प्रतीक उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सॉरी प्रतीक, आयुषी ने अपना चेहरा झुका लिया। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? प्यार किया इसलिए या इस तरह बीच रास्ते छोड़ रही हो इसलिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने प्यार किया उसके बदले मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और बीच रास्ते मुझे तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। अजय का फोन आया था, मिलना चाहता है। शायद हमारे बारे में ही मुझसे बात करनी है।
मैं आज जा रहा हूँ उससे बात करने। एंड यू लिसन टू मी केयरफुली। आइंदा मुझे नज़रअंदाज किया ना तो इस प्रतीक को जिंदगी भर अपने सामने नहीं देखोगी। और मुझे अच्छे से पता है तुम एक दिन भी मुझे देखे बिना नहीं रह सकती। आप भाई से कुछ नहीं कहेंगे प्रतीक। भाई वैसे भी बहुत परेशान है। आयुषी परेशान होते हुए बोली। और तुम्हें लगता है कि अजय को कुछ पता नहीं होगा? तुम जानती हो आयुषी वह तुमसे भी बहुत प्यार करता है। और तुम्हारा चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि उसे हम दोनों के रिलेशन के करंट स्टेटस समझ आ रहा है और उसे उसी बारे में बात करनी है। और सोचना भी मत कि मैं उससे झूठ कहूँगा। मैं उसे सभी बातें सच सच बताऊंगा। प्रतीक, आप समझ नहीं रहे। मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम क्या चाहती हो बस ये बताओ। प्रतीक के सवाल पर आयुषी ने अपना चेहरा झुका लिया। मुझे विश्वास नहीं होगा। तुम अजय की सिस्टर हो। अजय अपने डिसीजन में कितना कॉन्फिडेंस रहता है। वह 1% भी अपने फैसले पर डाउट नहीं करता। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वह एक बार जो डिसीजन लेता है वह कभी चेंज नहीं करता। और तुम यह भी फैसला नहीं ले पा रही हो कि तुम चाहती क्या हो। प्यार तो करती हो ना मुझसे कि अब वह भी डाउट है? प्लीज प्रतीक, ऐसा मत कहो। आप मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। हमारा साथ शायद इतना ही लिखा था। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? प्रतीक आयुषी को गहरी नजरों से देखते हुए बोला। हाँ नहीं वह। आयुषी कुछ कह नहीं पाई। आयुषी, जहाँ तुम सही रहती हो यह बंदा सर झुकाकर तुम्हारे सामने रहता है। पर अभी मैं सही हूँ। अगर कल मैं तुम्हारे सामने से नहीं गुजरा तो रात तक तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। ये बात तुम भी जानती हो। 5 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हारे सामने नहीं आया हूँ और तुमने जी भरकर मेरा दीदार ना किया हो। अगर इन 5 महीनों में मैं एक बार भी तुम्हारे सामने नहीं आता तो तुम खुद ब खुद मेरी बाहों में होती। फॉरगेट इट। मैं अजय से मिलकर बात करता हूँ। और तुम अंकल आंटी क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता। पर कुछ नहीं तो अपने भाई के कॉन्फिडेंट लेवल को ही खुद में थोड़ा सा शामिल कर लो। उसने अगर भाभी को अपनाया है तो अंकल आंटी को भी छोड़ा नहीं है। और अंकल आंटी के लिए भाभी से दूर नहीं हुआ। तो फिर तुम क्यों अंकल आंटी के लिए मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही हो? जिस तरह से अजय दोनों के साथ लेकर चल रहा है तुम भी कोशिश करो। जिसके बिना जी नहीं सकती उसके बिना जीने की कोशिश करना बेकार है। अगर मैं किसी का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाऊंगा तो तुम सीधा शमशान पहुंच जाओगी। जानती हो ना? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। आयुषी गुस्से से उसकी तरफ देखी। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। इतने सालों से साथ हूँ, इतना तो तुम्हें समझता हूँ। प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट तो रखो खुद पर। आप सभी दोस्त एक जैसे हैं। चाहे आप हो, वैभव भैया हो या अजय भाई। आप लोगों को डर नहीं लगता ना कि मम्मी पापा का साथ छूट जाएगा या लोग क्या कहेंगे? आयुषी के होंठों पर यह कहते हुए इस बार हल्की मुस्कान थी। डर? बैल डर तो लगता है। पर उससे भी ज्यादा अपने सही होने पर कॉन्फिडेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय को ही ले लो। ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगा होगा। उसे भी पता था आगे बहुत सारी प्रॉब्लम है पर उसे पता है कि वह सही है। वैभव ने भी तो मालिनी भाभी के मामले में कितने प्रॉब्लम फेस किए थे। लव मैरिज कभी आसान नहीं रहा किसी के लिए भी। जैसे वैभव और मालिनी भाभी के मामले में कास्ट की प्रॉब्लम थी और अजय आरोही भाभी के मामले में कुछ और प्रॉब्लम थी। और हमारे में मेरी फैमिली का मेरे कास्ट का अता पता ही नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है मैं ही ठीक था। ज़्यादा सोचना नहीं होता। ना कोई आगे ना कोई पीछे। जब से तुम मेरी लाइफ में हो तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है। और एक तुम हो जिसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और अकेले ही फैसला कर लिया मुझे छोड़ने का। यह भी नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। अगर तुमने भी साथ छोड़ दिया तो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। प्लीज प्रतीक, आप ऐसा कुछ मत बोलो। अजय और वैभव को जिस तरह अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करते देखा है, सोचा नहीं था मुझे भी अपने प्यार के लिए तड़पना होगा। पर अब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो मेरी ही लाइफ हो गई है। यहाँ तो मेरी पार्टनर ही मुझसे दूर भाग रही है। दूर नहीं भाग रही हूँ प्रतीक, बस थोड़ा सा मम्मी पापा को सोचकर डर लगता है। वह इजली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यह बात आप भी जानते हो। फिर जब वे भाई को छोड़ सकते हैं तब तो मैं एक लड़की हूँ। एक बात बताओ,
और फाइनल डिसीजन। कोई पर कोई मगर नहीं। तुम क्या चाहती हो? अगर आज तुमने एक बार कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहती, देन आई प्रॉमिस मैं आज ही इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। और अगर तुमने हाँ कहा तो उसके बाद तुम्हारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। आयुषी प्रतीक की बात सुनकर मुस्कुराई। आपको छोड़ने के बारे में तो कभी सोचती ही नहीं। पर मम्मी पापा। प्रतीक उसकी बात सुनकर गहरी सांस ले बोला। तुम्हें पता है आयुषी, कुछ दिन पहले अजय से मिला था। उससे पूछा कि अगर अंकल आंटी कभी नहीं माने तो, या कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि उसे भाभी और अंकल आंटी में से दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो वह क्या करेगा? आयुषी प्रतीक की बात को सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो अजय ने क्या कहा। उसने कहा, मम्मी पापा मेरी जिम्मेदारी हैं और आरोही मेरी सांसें हैं। आरोही से दूर हुआ तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, फिर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा? और इसी एक लाइन में उसका जवाब छिपा है। पागल है पूरा भाभी के पीछे। उसकी पूरी दुनिया भाभी और बीबी के आसपास है। यह सुनकर आयुषी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने प्रतीक की हथेली थाम ली। तुम बस साथ रहो, आई प्रॉमिस मैं भी लास्ट तक अंकल आंटी को मनाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम ही साथ छोड़ दोगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? हाँ, मैं साथ हूँ। अब पीछे नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आयुषी प्रतीक की हथेली थाम कर बोली। तो मैं अजय से बात करूं? प्रतीक मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आयुषी मुस्कुराई। घर की बैल की आवाज सुन अजय ने दरवाजा खोला। अरे डॉक्टर साहब आइए। दरवाजे पर प्रतीक को खड़े देख अजय ने कहा, तू भी ना यार, अब तबीयत कैसी है? प्रतीक उसे गले लगाते हुए पूछा, ठीक हूँ। पता नहीं कल कैसे बीपी डाउन हुआ, जबकि मुझे तो बीपी की प्रॉब्लम ही नहीं है। अजय ने घर के अंदर आते हुए बताया, हो जाता है कभी कभी, ज्यादा स्ट्रेस ना लिया कर। प्रतीक सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं और स्ट्रेस, तुझे लगता है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रतीक भी मुस्कुरा दिया। होता है कभी कभी, डोंट वरी। नमस्ते भैया। आरोही रसोई से प्रतीक के लिए पानी लाती हुई बोली। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? और नन्ही शैतान कहाँ है? प्रतीक पानी लेते हुए बोला। अभी तो यहीं थी, अपने पापा के साथ ड्राइंग कर रही थी, पता नहीं कहाँ गई। आरोही हाल भर इधर उधर देखते हुए बोली। वह अपनी ड्राइंग बुक रखने कमरे में गई है, अजय ने बताया। भाभी, मैं कुछ लूंगा नहीं, बस चाय बना दीजिएगा। प्रतीक आरोही को रसोई में जाते देख बोला। जी। आरोही मुस्कुराई। अरे वाह, आज डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं। तभी दरवाजे से वैभव की आवाज आई। मुझे नहीं पता था आज इंजीनियर साहब भी यहाँ आने वाले हैं। प्रतीक अपनी जगह से उठकर वैभव के गले लगते हुए बोला। हाँ, बस इसी का हालचाल पता करने आया था। वैभव ने अजय की तरफ इशारा किया। नमस्ते भैया, अब कैसी तबीयत है? वैभव के पीछे से मालिनी ने पूछा। ठीक हूँ भाभी, आप क्यों परेशान हुई? मैं भी ठीक हूँ भैया। वैसे भी पूरा दिन घर पर रहकर बोर हो गई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलने आ जाऊं, और अच्छा ही हुआ आ गई। इस बहाने प्रतीक भैया से भी मुलाकात हो गई। कितने दिन हो गए हैं इनसे मिले? मालिनी शिकायत करते हुए प्रतीक को देखी। बस आने वाला था भाभी, इस महीने बहुत बिजी रहा, इसलिए नहीं मिल पाया। प्रतीक उसकी शिकायत पर अपने कान पकड़ते हुए माफी मांगने के अंदाज में बोला। रहने दीजिए भैया, बहाने मत बनाइए। और ये बताइए आपकी मैडम मानी या नहीं मानी? मालिनी के पूछने पर अजय भी प्रतीक की तरफ देखा और पूछा, बात हुई क्या आयुषी से? हाँ, मान गई है, प्रतीक ने गहरी सांस लेकर कहा। अजय एक नजर उससे देखा। आरोही, हम लोग पास के गार्डन पर जा रहे हैं, आप मालिनी भाभी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अजय ने आरोही से कहा, जो रसोई की तरफ जा रही थी। पर चाय तो पी लीजिए, हम आकर पीते हैं। लाडू को मैं लेकर जा रहा हूँ, गार्डन में खेल लेगी। अजय ने आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आरोही ने सहमति में अपनी पलकें झपकाईं। अब बोल, क्या कहा आयुषी ने? वे तीनों गार्डन के बेंच पर बैठे थे। हाँ तो कह दिया है, पर उसे डर है कि कहीं अंकल आंटी भी उसे तेरी तरह छोड़ ना दें। मैं बात करता हूँ मम्मी पापा से, होप सो कि वे मान जाएं। अगर नहीं मानते तो जिस तरह तुम दोनों शादी करना चाहो वैसे ही कर लेना, फिर हम तो हैं ही हमेशा तुम दोनों के साथ। अजय ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा।
पर अंकल आंटी मान जाते हैं तो वह खुश रहती। पता नहीं यार, मम्मी पापा को क्या हो गया है। आरोही के मामले में भी समझना ही नहीं चाहते। इवन परसों रात जब मैं उनसे मिलने गया, मम्मी ने आरोही के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें कही कि मुझे सहन नहीं हुआ। तो ये वजह है तुम्हारी तबीयत खराब होने का, वैभव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं मम्मी को रिप्लाई देना नहीं चाहता, पर वह आरोही की इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। मम्मी हर दिन उसके बारे में बहुत गिरी हुई बातें कहती हैं। कभी कभी दिल करता है कि वहाँ जाना ही छोड़ दूँ, पर जैसे भी हैं मम्मी पापा हैं। अब तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि आरोही को वहाँ ले जाऊं और वो वहाँ रहे, क्योंकि हर समय तो घर पर रह नहीं सकता। और मेरे एब्सेंट में मम्मी ने आरोही या बीबी को कुछ कह दिया तो कहीं वो मुझे छोड़। आई डोंट नो, पर मैं आरोही के बिना नहीं रह सकता। वो मुझे मेरी जिंदगी में हर पल चाहिए। अजय की बात सुन प्रतीक और वैभव दोनों मुस्कुराए और उसकी पीठ पर दोनों ने हाथ रखकर उसे गले से लगा लिया। वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, प्रतीक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आयुषी से बात कर लेना, आज थोड़ी परेशान लग रही थी। प्रतीक उससे अलग होते हुए बोला। हाँ, कल ऑफिस से आने के बाद उससे मिलता हूँ, अजय मुस्कुराकर बोला और अपनी जगह से उठते हुए बोला। चले हम। बाबा और प्रतीक भी अपनी जगह पर खड़े हुए। चल शैतान की नानी, घर जाना है या नहीं, यहीं रहना है, वैभव ने बीबी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। मैं शैतान नहीं हूँ चाचू, बीबी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। तो क्या है, वैभव आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला। यह तो पापा की परी है, प्रतीक ने उसके गाल को चूमकर कहा। यह सही कहा फूफा जी, मैं तो अपने पापा की परी हूँ। है ना पापा, बीबी अपने पापा की तरफ झुककर उसकी तरफ हाथ फैलाकर बोली। हाँ मेरी जान, तुम तो मेरी लाडो, मेरी परी, मेरा सब कुछ हो। अजय ने उसे अपनी गोद में लेकर उसके गाल चूमकर कहा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ और आऊँगा मिलने। घर पहुंचकर प्रतीक ने आरोही और मालिनी से कहा। भैया खाना रेडी है, खाकर जाइएगा, आरोही ने उसे रोकते हुए कहा। चल खाना बन गया है, साथ में खाते हैं, अजय और वैभव ने कहा तो वह रुक गया। कोर्ट में शादी के लिए अप्लाई कर देना, शादी की डेट मिलने में भी टाइम लगेगा, खाते हुए अजय ने प्रतीक से कहा। किसकी शादी और कोर्ट मैरिज क्यों, मालिनी ने तुरंत पूछा। प्रतीक, आयुषी की शादी, अजय ने कहा। कोई कोर्ट मैरिज नहीं, हम लड़के वाले हैं, आप लोग लड़की वाले हैं, और अभी कोई शादी नहीं होगी। 1 डेढ़ महीने बाद मेरी डिलीवरी है, 2 महीने में आराम करूंगी, उसके बाद शादी होगी, मालिनी ने जैसे एक फैसला सुनाया। सही कह रही है मालिनी, कोई कोर्ट मैरिज नहीं। अरे यार, मेरी शादी में भी डांस करने को नहीं मिला, तेरी शादी में भी नहीं। अभी आखिरी बकरा बचा है, कम से कम इसकी बलि चढ़ाने से पहले जी भर कर नाच तो लें। वैभव भी मालिनी की बात का समर्थन करते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मम्मी पापा मान जाते हैं तो फिर शादी जहाँ पापा चाहेंगे वहाँ होगी, पर अगर वे नहीं मानते तो हम एक जगह से शादी कर लेंगे। अजय ने भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी। सभी हंसते मुस्कुराते आगे की प्लानिंग करने लगे। बेटा, आप यहाँ बैठकर कार्टून देखो, मैं मम्मा के साथ हेल्प कर देता हूँ, अजय सभी के जाने के बाद बीबी को सोफे पर बैठाते हुए बोला। ओके पापा, अजय रसोई की सींग में रखे बर्तन साफ करने लगा, जहाँ एक तरफ आरोही रसोई साफ कर रही थी। आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी, आप जाकर बीबी को सुलाइए और आप भी सो जाइए, बीती रात भी आपको आराम नहीं मिला। आरोही उसके हाथ से प्लेट लेकर खुद साफ करते हुए बोली। बीती रात ही तो आराम मिला और मैं दोपहर से सो भी लिया, अब तो पूरी रात जागने का इरादा है। अजय आरोही के पीछे से उसे अपनी बाहों में भर, एक हाथ जिससे वह प्लेट को पकड़ी थी उन हाथों से प्लेट पकड़ और दूसरे हाथ जो प्लेट को साफ कर रहे थे उस पर रख उसके साथ प्लेट साफ करने लगा। आरोही की धड़कनें अजय की इस करीबी से बेतासा धड़कने लगीं और उसकी सांसें दौड़ने से भी तेज चलने लगीं। अजय को आरोही की हालत का अंदाजा था, इसलिए वह उसके इतने करीब था कि उसकी धड़कनों का शोर उसके दिल तक पहुंच रहा था। वह धीरे धीरे उसके गले और गर्दन पर अपने होंठ रख रहा था और आरोही के हाथ बर्तनों पर कस जा रहे थे। सारे बर्तन साफ होते तक आरोही सिहर उठी और शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। अजय ने बहते नल के नीचे अपना हाथ और उसका हाथ रखा, फिर अपनी हथेली पर थोड़ा सा पानी लेकर उसके चेहरे की तरफ फेंका। आरोही की आंखें बंद हो गईं
और उसके मुंह से एक सिसकी निकली। अजय ने उसे अपनी तरफ पलटा। कुछ लट जो उसके चेहरे पर झूल रहे थे, उसे उसके कान के पीछे लगा उसके कांपते लबों को देखा। पानी की कुछ बूंदें जो अजय के उसके चेहरे पर पानी फेंकने से उसके होंठों पर रुकी हुई थी, अजय को अपनी तरफ खींच रही थी। अजय ने आरोही की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। आरोही, मुझे देखिए प्लीज। आरोही ने अपनी बंद आंखों को खोला और उसकी नजरें अजय की नजरों से टकराईं, जो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तेरे होंठों पर रुकी इन बूंदों से मैं अपनी प्यास बुझा लूं। तू इजाजत दे तो मैं अपनी तड़प मिटा लूं। अजय के मुंह से ये अल्फाज निकले और वह अभी भी अपनी गहरी निगाहों से आरोही को देखता रहा। इजाजत आपको हमेशा के लिए दिया है अजय जी। इस तरह करीब आकर खुद को रोका मत कीजिए। बेचैन आप हैं तो तड़पती मैं भी हूँ। आपका सुकून मेरी मुस्कुराहट सही, पर मेरा करार तो आपकी बाहों में है। आरोही ये कहते हुए उसकी आंखों में देखती रही। अजय आरोही के गाल को अपने अंगूठे से सहलाया और उसके होठों पर सजी उन पानी की बूंदों पर अपने होठ रख बेतासा उसके लबों को चूमने लगा। अजय के लब उसके लबों को छोड़ उसकी गर्दन पर हरकत करने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, पापा। अजय झटके से आरोही से दूर हुआ और कसकर अपनी आंखें मीच लीं। आरोही भी हड़बड़ाते हुए पीछे पलट वहां रखे बर्तनों को इधर उधर करने लगी। अजय ने अपनी गर्दन पर हाथ फेर निचले होंठ को अपने दांतों से दबा गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। फिर बीबी की तरफ पलटा। यस प्रिंसेस। पापा, मुझे नींद आ रही है, चलो ना सोएंगे। बीबी उसका हाथ पकड़ उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली। हाँ चलो। अजय ने उसकी हथेली थाम कर कहा। पहले दूध पी लीजिए। आरोही उनके पीछे आते हुए बोली। हाँ, फिनिश इट। चलो देखते हैं पापा और बेटू में कौन पहले मिल्क फिनिश करता है। अजय ने मुस्कुराते हुए आरोही से दूध का कप लिया और एक कप बीबी को देते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं पापा, बिकॉज आई एम बिग गर्ल। कहाँ बिग गर्ल, तुम तो अभी भी अकेले सोने से डरती हो। अजय ने बीबी को टीज किया। आरोही अजय की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए देखी। अजय ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आई बिंक कर दी। मैं अकेले सोने से नहीं डरती पापा, वो तो मम्मा मेरे साथ सो जाती हैं। बट यू आर राइट, आज से मैं अकेले सोऊंगी। मम्मा, अब आप मेरे रूम में नहीं सोओगी। मेरे सारे फ्रेंड के भी पर्सनल रूम है, तो आज से ये वाला मेरा रूम। बीबी आरोही के पास आकर बोली। अजय उसके पीछे अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए आरोही को देख रहा था। अजय की शरारत देख आरोही के होठों पर भी हंसी खिल गई और उसने मुस्कुराते हुए बीवी से कहा, ओके मेरी प्रिंसेस, आज से यह आपका कमरा, पर अब आपको पापा सुला देते हैं, उसके बाद ही हम अपने कमरे में जाएंगे। ठीक है। ओके मम्मा, गुड नाइट, आई लव यू। बीवी ने आरोही के गाल पर किस किया और कहा। अजय ने उसे बिस्तर पर सुला, खुद उसकी बगल में सोकर उसके सर को सहलाने लगा। आरोही मुस्कुराते हुए दोनों को देखी, फिर अपने कपड़े लेकर चेंज करने बाथरूम चली गई। कुछ देर में आरोही चेंज कर एक झीनी सी बेबी पिंक कलर की साड़ी पहन अपना चेहरा पोंछते हुए बाहर आई। अजय उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नजरें अजय की नजरों से टकराईं। अजय बीबी के बालों पर अपनी उंगलियां धीरे धीरे चला रहा था और उसकी नज़र आरोही की नज़रों पर ही थी। आरोही ने भी अपनी नज़रें हटाने की जरूरत नहीं की और उसकी नज़रों में देखती रही। अजय को लगा बीबी सो गई है। उसने अपनी जगह से उठकर बीबी को अच्छे से चादर उड़ाया और आरोही के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा अपने कमरे की ओर चला गया। इस बीच उसकी नजरें एक पल के लिए भी आरोही के चेहरे से नहीं हटी। आरोही ने भी अपनी नजरें अजय के चेहरे से नहीं हटाई और शिद्दत से उसे अपनी नजरों में भरती रही। अजय अपने कमरे में आरोही को बिस्तर पर बिठाया और खुद आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने चला गया। जैसे ही वह दरवाजा बंद कर आरोही की तरफ मुड़ा, आरोही मुस्कुराते हुए उसे बोली, क्या शरारत थी ये? क्या? अजय अनजान बनते हुए बोला, आप इतने भी नासमझ नहीं है अजय जी। बीबी को ऐसा क्यों कहा? हाँ तो बड़ी हो गई है, मम्मी पापा के साथ सोएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अजय ने उसके करीब बैठते हुए कहा। अजय जी। आरोही अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखी और उसके होंठ पर मुस्कान थी। क्या? उसके कान के पास गालों को एक हाथ से पकड़ उसके गालों में किस करते हुए बोला। आरोही। अजय की इस रूहानियत से सिर उठी। बेटू बड़ी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत उसकी नज़र में आए। अगर रात को अचानक उसकी नींद खुली और उसने आपको और मुझे साथ देख लिया तो?
अजय धीमी आवाज में उसके कान के पास किस करते हुए ही बोला। आरोही की आंखें बंद हो गईं। अजय उसके गाल को किस करते हुए उसके होठों के पास आया। एक नज़र उसके चेहरे को शिद्दत से देख उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अजय ने उसे चूमते हुए ही बिस्तर पर सुलाया। अजय के होठ आरोही के होठों को छोड़कर उसके बदन पर फिसलने लगे। वहीं आरोही के हाथ कभी अजय के बालों पर तो कभी अजय की पीठ पर होते। जहाँ अजय उस पर अपना प्यार बरसा रहा था, वहीं आरोही भी उस पर अपना प्यार जता रही थी। बेतासा धड़कती धड़कने एक बार फिर एक लय में चलने लगी। मन के साथ तन का मिलन सुकून बनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान बनकर छाया था। अपनी बाहों में आरोही को लेकर जहाँ अजय गहरी नींद में सोया था, वहीं अजय के सीने पर सर रखकर सोई आरोही अपने दिल के चैन के पास थी। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। दूसरे दिन अजय ऑफिस जाने से पहले आरोही के माथे को किसकर कार पर बैठते हुए बोला, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और अगर कुछ भी लगे तो इस बार मुझे फ़ोन करेंगे आप। आरोही प्यार से मगर थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, पक्का मेरी जान। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आरोही भी मुस्कुरा दी। अजय की कार आगे बढ़ी। आरोही से बाय कहकर घर के अंदर आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, डोरबेल बजी। अभी कौन होगा? आरोही सोचते हुए दरवाज़ा खोली। आप? हाँ मैं। अजय मुस्कुराते हुए घर के अंदर आया और उसे गले से लगा लिया। आई लव यू। आई लव यू टू। पर अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आज आपको देर हो जाएगी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अजय ने उसे अपने गले से लगाते हुए ही कहा। तो मत जाइए आज, और छुट्टी ले लीजिए। वहाँ ऑफिस में भी काम ज़्यादा है। ऊपर से मार्च सबमिशन मंथ है। बहुत ज़्यादा रस रहता है। वरना मैं सच में छुट्टी ले लेता। जिस तरह आज दिल बेचैन हो रहा है, आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ता। क्या हुआ अजय जी? मैं ठीक हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, आरोही पर कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बेचैनी सी, जैसे कुछ होने वाला है। जैसे आप और बेटू मुझसे दूर जा रहे हो। अजीब सा घुटन महसूस हो रहा है। अजय ने उस पर अपनी बाजुएं कसते हुए कहा। बस बस अजय जी, हम यहाँ ही हैं। देखिए मैं आपकी बाहों में हूँ। आरोही उसकी पीठ पर अपने हाथों को कसते हुए बोली। आरोही, मुझे नहीं पता कि आप मुझे कितना प्यार करती हैं, पर आप इतना जान लीजिए, अगर आप मुझसे दूर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। शायद मर जाऊं या पागल हो जाऊं, पर नॉर्मल तो जिंदा नहीं रह सकता। जब तक आप मेरी नहीं थी, आप पर हक नहीं था, तब तक इन सब बातों को सोचता भी नहीं था। पर आज जब आप पूरी तरह से मेरी हैं, तब समझ में आया कि अगर अब आपसे दूर हुआ तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। अजय आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भींच लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। बस कीजिए अजय जी, मुझे सच में डर लगने लगा है। आपके बिना, आपके प्यार के बिना तो अब मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर अब मैं आपसे दूर हुई तो शायद मैं भी मर जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखेंगी और अगर कुछ भी हुआ तो पहले मुझे फ़ोन करेंगी। अजय उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। हाँ पक्का। अब आप ऑफिस जाइए। आइए, आपके लौटने पर आपका सुकून और आपकी लाडली दोनों आपको घर पर मिलेंगी। हाँ। अजय ने एक बार फिर आरोही के माथे को किस किया और उससे दूर हुआ। आरोही ने उसकी हथेली पकड़ उसे रोक लिया और उसकी तरफ बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से छू दिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अजय जी, आपके जितना ना सही, पर आपसे कम भी नहीं। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अजय ने उसके चेहरे को देखा और उसके मुस्कुराते चेहरे को अपनी नज़रों में भरकर ऑफिस के लिए निकल गया। क्या हुआ अजय साहब, आज लंच नहीं करना है क्या? लंच पर अजय के कुलीग रोहित ने पूछा। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ काम बचे हैं उसे ख़त्म करके। अजय ने अपने सामने टेबल पर रखे फाइल को देखते हुए कहा, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। क्या हुआ अजय, कुछ परेशान लग रहे हो? रोहित ने एक बार फिर उसे परेशान देखकर पूछा। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक फ़ोन करके आता हूँ। अजय ने अपने फ़ोन से आयुषी को फ़ोन करते हुए रोहित से कहा। हाँ भाई। सामने से आयुषी की आवाज़ आई। आयुषी तुम फ्री हो? हाँ भाई, आधे घंटे में हॉस्पिटल से निकल रही हूँ। ऐसे करो तुम आरोही के पास घर चली जाओ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। मैं भी ऑफिस में काम ख़त्म करके जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम आरोही और बेटू के साथ रहना।
कुछ हुआ है क्या भाई? नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे आज भाभी से मिलना ही था। उनसे कुछ बात भी करनी थी। क्या? कुछ नहीं भाई, बस हम भाभी ननद की बातें हैं। क्यों, मैं अपनी भाभी से बात नहीं कर सकती क्या? पागल, जल्दी चली जाना। हाँ भाई, आप फिक्र मत कीजिए। और मैं शाम तक उनके पास रहूंगी, जब तक आप ऑफिस से नहीं आ जाते। फिर हम साथ में घर जाएंगे, ठीक है? अभी रखता हूँ। अजय ने आयुषी से बात करने के बाद थोड़ी देर आरोही से बात की, फिर लंच करने लगा। दूसरी तरफ आयुषी अपने हॉस्पिटल से निकलती हुई, अच्छा हुआ भाई ने खुद ही कह दिया कि मुझे भाभी के पास जाना ही था। वैसे भी मुझे भाभी से बात करनी है। अब मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगी कि अगर मम्मी उन्हें कुछ भी कहती हैं तो वे मम्मी की बात को ध्यान मत दें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मम्मी भाई से नहीं भाभी से बात करेंगी और उन्हें भाई से दूर हो जाने के लिए कहेंगी। कैसा रहा आज स्कूल, और क्या क्या पढ़ाई किया? आरोही जो बीबी को लेने के लिए घर से बाहर खड़ी थी, उसने बीबी के बैग लेते हुए उससे पूछा। ओ मम्मा, अभी नहीं। अभी मुझे जोर से भूख आई है, पहले खाना। ओके, जाओ, मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म चेंज कर देती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं खाना निकालती हूँ। वैसे भी बुआ का फ़ोन आया था, वह भी आ रही हैं। फिर हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। ए, बुआ आ रही हैं? मतलब आइसक्रीम भी लेकर आएंगी? मम्मा, मैं हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ रही हूँ। आप तब तक पापा को फ़ोन लगाकर रखो। मैं पहले पापा को बताऊंगी मैं घर आ गई हूँ। बीबी अपने कमरे की तरफ दौड़ते हुए बोली। संभल कर बेटा, और तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है उनकी लाडली घर पहुँच गई है और उनका फ़ोन ना आए। आरोही बीबी के पीछे आते हुए बोली। बीबी को हाथ मुंह धुलाकर उसे चेंज करवाकर दोनों ने कुछ देर अजय से बात की। फिर आरोही बीबी को लेकर रसोई की तरफ जा रही थी कि तभी डोरबेल बजी। ये बुआ आ गई। बीबी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागी। आरोही नामे सर हिला मुस्कुराते उसके पीछे आई। आरोही ने दरवाजा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बीबी भी उन्हें देखकर अपनी मम्मी के पैरों से लिपट गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।